आइए अब हम देखते हैं क्लास 10 साइंस जिसमें अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर को देखा, समझा, जाना, कैसे इसको हम लोगों को लिखना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आएँ, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर अभ्यास वाले प्रश्न में कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1, 4, 5, 10। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात को समझते हैं कि विलयन को हम जनरली 3 भाग में बांट सकते हैं: अम्लीय विलयन, उदासीन और क्षारीय विलयन। तो पीएच स्केल पर हम लोगों ने क्लास में भी चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि पीएच मान किसी विलयन का अगर 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा, लेकिन पीएच मान अगर 7 से नीचे है, 7 से नीचे है, तो वो अम्लीय विलयन होगा। और पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा है, ये 14 तक जाएगा, 14 तक जाएगा, तो ये क्षारीय होगा। और हम ये जानते भी हैं कि लिटमस जो पेपर है वो नीला और लाल होता है। तो अगर कोई विलयन नीला को लाल कर देता है तो वो अम्लीय होगा, और अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षारीय होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल यहाँ पर किया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो निश्चित रूप से वो क्षारीय विलयन है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए 1 जो कि 7 से कम है, ऑप्शन बी 4 7 से कम है, ऑप्शन सी 5 ये भी 7 से कम है, 7 से कम है। अब ऑप्शन डी देख सकते हैं यहाँ पर 10 है, तो 10 जो है वो क्षारीय विलयन का ही पीएच मान होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये क्षारीय विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड या पोटासियम क्लोराइड? तो याद रखना है, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करने के बाद जो गैस उत्पन्न करता है और वो जो चूने के पानी को दूधिया करती है, तो वो विलयन है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोजन क्लोराइड के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? यहाँ पर ml का मतलब है मिलीलीटर। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 4 मिलीलीटर, 8 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर और 16 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जो आंसर है इसका वो कितना होगा? 16 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक जिसको हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं, एनाल्जेसिक जिसको पीड़ाहारी कहते हैं, एंटासिड या एंटीसेप्टिक? तो याद रखना है कि अपच का मुख्य कारण है हमारे आमाशय में गए खाद्य पदार्थ का अम्लीय हो जाना। तो अम्लीय हो जाना, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल को एसिड। तो एसिड अगर बन गया है, अम्ल बन गया है, तो हम दवा जो लेंगे उस एसिड का विपरीत यानी कि क्षारीय दवा हम लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एंटासिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंटासिड यानी प्रति अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए।
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा प्रश्न है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर जो सबसे पहले जो दिया गया है हम उसको समझते हैं। यहाँ पर है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक, जिसमें क्या बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसको हम लोगों ने पिछले जो प्रश्न है जिसमें हम लोग एक प्रयोग के द्वारा सवाल को सॉल्व कर रहे थे कि हाइड्रोजन गैस निकलता है धातु को अम्ल से मिलाने से, उस पर हम इसको देखे भी हैं। तो H2SO4 एक्वस यानी कि तनु और जिंक हम मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है हाइड्रोजन गैस। दूसरा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम से मिलाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करने के लिए संतुलित करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। सी जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को एल्युमिनियम से मिलाएंगे तो अम्ल हो गया धातु हो गया, तो क्या बनेगा लवण और क्या बनाएगा हाइड्रोजन। तो इसलिए यहाँ पर देखिए H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट और यहाँ पर क्या दिए हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर भी अम्ल ले रहे हैं और यहाँ धातु ले रहे हैं, तो लवण और क्या बनेगा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड आयरन Fe आयरन है और ये हो गया फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए हैं स्थिर अनुपात नियम के हिसाब से। अगला प्रश्न है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को बीकर में रख दीजिए। चित्र के अनुसार कीलों को वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा सा तनु अम्ल विलयन डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को अल्कोहल विलयन या ग्लूकोज विलयन के साथ अलग अलग दोहराएं। हम देखते हैं कि बल्ब केवल तनु अम्ल की स्थिति में ही जलता है। इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल की स्थिति में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यह विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्वित जल यानी जिसका पीएच मान कितना होगा 7। आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, यानी कि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि आश्वित जल एक शुद्ध रूप है और यह किसी भी प्रकार के आयनों से मुक्त होता है, यानी आश्वित जल में ना ही हाइड्रोजन आयन होते हैं और ना ही हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, तो इसलिए आश्वित जल शुद्ध पदार्थ है। तो विद्युत के संचालक के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता। जबकि वर्षा जल शुद्ध नहीं होता है, इसमें वातावरण की आंशिक अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, अतः यह विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जल की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 विलयनों ए बी सी डी व ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है
दुर्बल क्षारीय है। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला जो विलयन है वो उदासीन है, तो उदासीन है इसका मतलब वो पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर 4 1 11 7, तो 7 जो है यहाँ से चौथे नंबर पर डी और यहाँ चौथे नंबर 7 है, तो आपका डी जो है इसका पीएच मान 7 है, वो क्या विलयन है, उदासीन। प्रबल क्षारीय यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्षारीय है, तो यहाँ पर देखिए नंबर है 4 1 11 7 9, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है 11 है और हम जाते हैं 7 से ज़्यादा तो वो क्षारीय होता है। जितना ज़्यादा होगा, जैसे कि 9 भी क्षारीय है और 11 वाला यानी कि 9 आपका ई हो गया, 11 आपका सी हो गया, तो यहाँ पर दोनों क्षारीय हैं, लेकिन यहाँ पर 11 बड़ा नंबर है, तो इससे अधिक वो क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा। तो यहाँ पर जो सी विलयन है उसका पीएच मान 11 है, वो प्रबल क्षारीय है। उसी तरह से सबसे कम नंबर में कम संख्या 1 देख रहे हैं, तो 1 किसके पास है, बी के पास है, तो इसलिए बी जो है प्रबल अम्लीय है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम पीएच मान होगा उतना वो अम्लीय ज़्यादा होगा। इसके बाद डी में दुर्बल अम्लीय है, यानी कि ए यहाँ पर 7, तो वो क्या हो गया, दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि वो पीएच मान जो होता है 4, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका अम्लता इसमें ज़्यादा होगा, ये अम्लीय विलयन होगा। तो यहाँ पर 1 प्रबल अम्ल है, तो 1 से बड़ा 4 है और वो 7 से छोटा है, तो वो जरूर अम्लीय है, लेकिन इससे वो कम अम्लीय है। तो ये हो गया दुर्बल और ये हो गया प्रबल, यानी कि दुर्बल अम्लीय हो गया विलयन ए और प्रबल अम्लीय आपका ऑप्शन बी वाला होगा, जो हम इसको ऑप्शन सी में देख चुके हैं। अब बचा दुर्बल क्षारीय, तो ई यहाँ पर जो है कि दुर्बल क्षारीय, ये प्रबल क्षारीय है और ये दुर्बल क्षारीय, तो प्रबल क्षारीय कौन हो गया, डी, और दुर्बल क्षारीय कौन हो जाएगा, 9 यानी कि ई। तो इस बात को हम बढ़िया से समझ सकते हैं। तो पीएच के मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम, तो ये 11 है, 9 है, 7 है, 4 है, 1 है, तो 11 में कम हाइड्रोजन आयन है, 9 में इससे कम, 7 वाले पीएच मान के विलयन में इन दोनों से कम, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन आपको मिलेंगे किस विलयन में, वो मिलेंगे बी विलयन में, क्योंकि बी का पीएच मान कितना है, 1 है। फिर से बता देते हैं कि जिस तरह से 7 से कम होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उतना प्रबल होगा, और 7 से जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा प्रबल क्या होगा, क्षारीय होगा। पुनः समझ लीजिए, 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना प्रबल अम्लीय होता जाएगा, और 7 से जितना ऊपर वैल्यू बढ़ता रहेगा 14 तक, तो वो प्रबल क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? परख नली ए जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है, अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस निकालने के कारण बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील अम्ल है। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कि परख नली ए में जो रखा गया है HCl, उसमें अधिक बुदबुदाहट होगी अगर ये प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 है, 6 है। जब ये दही बन जाता है यानी और खट्टापन इसमें आ जाता है तो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। इसका मतलब है जो दही बनने पर इसका वैल्यू पीएच मान का क्या होगा, 6 से और कम हो जाएगा। उत्तर देखते हैं। दही दूध से अधिक अम्लीय होती है, इसलिए दही के पीएच का मान 6 से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है
तो ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है और इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? उत्तर देख लेते हैं। जब दूध अधिक अम्लीय हो जाता है तो वो खाने पीने योग्य नहीं रहता है। ताज़ा दूध समय के साथ साथ अम्लीय होता रहता है, इसलिए ग्वाले ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा यानी कि क्षार मिला देता है ताकि दूध अम्लीय होने में अधिक समय ले और ज़्यादा समय तक दूध सुरक्षित रहे। दूसरा है बी के लिए उत्तर, यह दूध ताजे दूध से अधिक क्षारीय है, इसलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। यानी दूध में बेकिंग सोडा मिला देने से वो और ज़्यादा क्षारीय हो गया, तो जितना ज़्यादा क्षारीय होता है उसको अम्लीय बनाने में उतना समय अधिक लगता है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता से अभिक्रिया करके जिप्सम बनता है। यानी जहां पर आसपास में जलवाष्प है उसमें हम लोगों को संपर्क में नहीं लाना है। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो इसलिए कहा है कि आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। तो उस बर्तन में आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, आर्द्रता वहां नहीं जा पानी चाहिए, उसको हम कहते हैं आर्द्र रोधी। तो क्या हो जाएगा ऐसे में, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मोलिक्यूल वाटर जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें जल मिल जाएगा आर्द्रता के रूप में, तो क्या बना देगा? जिप्सम। इसलिए उसको हम आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। उदासीनीकरण यानी कि अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें क्षारक मिला करके उदासीन करते हैं, और कोई विलयन अगर क्षारीय है तो उसमें अम्ल मिला करके उदासीन करते हैं, वो भी निश्चित अनुपात में चीज़ों को मिलाते हुए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षारक को मिलाने से लवण बनता है, तो इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में पहला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाएंगे, ये क्षारीय है और ये अम्लीय है, तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बन रहा है, और क्या मिल रहा है हमको? जल। और दूसरा उदाहरण है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हो गया क्षारीय और ये हो गया अम्लीय विलयन। दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण, यानी कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है? जल। तो कहने का मतलब है अम्ल को क्षारक से मिलाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा का 2 प्रमुख उपयोग क्या है? इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, हम लोग कपड़े साफ करते हैं सोडा की सहायता से। और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग में है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी कि आग बुझाने के लिए जो दमकल की गाड़ियां होती हैं तो उसमें अग्निशामक, अग्नि को बुझाने के लिए उस जल में हम लोग जिस जल से बुझाते हैं उसमें सोडा घोल देते हैं, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट है, इसका उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग जब पकवान बनाते हैं, जैसे पकौड़ी बनाए या फिर हम लोग कुछ और चीज़ ब्रेड बनाए, तो वहाँ पर थोड़ा खाने का सोडा दिया जाता है जिससे कि चीज़ें मुलायम होती हैं।
तो आई होप कि आपको ये प्रश्न और उनके उत्तर बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसको आपको बढ़िया से याद रखना है, बार बार इसको दोहराना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप मैट्रिक में अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ और आप अपने और अपने पेरेंट्स का, साथ ही अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।